अनुभव एजुकेशन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एसटीसी के इस क्लास के अंदर सबसे पहले आज हम जिस पाठ्यक्रम का चर्चा करेंगे, जिस विषय के बारे में जानेंगे, उसका नाम है शिक्षण अधिगम। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण अधिगम के बारे में हम करेंगे। ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है। जैसे आप आगे बीएड करेंगे या एसटीसी करेंगे तो उसमें बाल विकास या मनोविज्ञान का जो रूप है उसी का एक छोटा सा रूप यहाँ पर दिया गया, जिसे हम सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी के टॉपिक यहाँ पर 5 टॉपिक देंगे जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस क्लास का हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आरंभ में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसे हम कहते हैं शिक्षण अधिगम। क्या बोलते हैं हम? शिक्षण अधिगम। बहुत सुंदर, शिक्षण अधिगम। शिक्षण का मतलब जैसे हमने आरंभ में कहा था, इसे हम कहते हैं सिखाना। क्या बोलते हैं हम? बहुत सुंदर, इसे हम कहते हैं सिखाना। और अधिगम का जो मतलब होता है उसे हम कहते हैं सीखना। क्या कहते हैं हम? सीखना। जैसे आप डायग्राम से देख सकते हो कि यहाँ पर जगह शिक्षण का मतलब होता है सिखाना और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अमूलतम एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन, अध्यापक के द्वारा, शिक्षण के द्वारा एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाएगा? आपका सिखाना, वो शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण। और उसी व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से अगर एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं तो उसे हम कहते हैं अधिगम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले इस प्रकरण को पढ़ने से पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षण क्या कहलाता है और अधिगम क्या कहलाता है। अभी आपने देखो, आप इससे पहले प्रारंभ में जब विद्यालय में छोटे बच्चे से लगाकर जब 12th तक आप पढ़े हो तो आपको विभिन्न शिक्षकों के द्वारा शिक्षण ग्रहण किया गया। उन लोगों ने आपको जब पढ़ाया तो ये देखा कि वो आपका क्या कहलाया? शिक्षण कहलाएगा। अब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप किस तरह से सिखाना, आप कैसे सिखाओगे और किस तरह से सीखना, कैसे सीखोगे, तो ये पार्ट है शिक्षण और अधिगम। क्लियर? तो उसकी परिभाषा दी है यहाँ पर कि एक बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के माध्यम से अगर एक बालक के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन स्थायी रूप से हो रहे हैं, और वो भी वो परिवर्तन स्थायी रूप से हो रहे हैं, तो उसे हम शिक्षण अधिगम कहते हैं। तो उसे हम शिक्षण अधिगम कहते हैं। बहुत सुंदर प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में शिक्षण अधिगम के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं बोलेगी, बहुत सारे अर्थ बोलेंगे। तो सबसे पहले स्किनर ने परिभाषा देते हुए कहा, स्किनर ने कहा कि शिक्षण जो होता है वो एक पुनर्बलन का क्रम होता है। सबसे पहले स्किनर अपनी परिभाषा देते हुए बताते, उन्होंने कहा कि शिक्षण जो होता है वह एक पुनर्बलन का क्रम होता है। ठीक उसी प्रकार बंटन ने भी परिभाषा दी कि शिक्षण जो होता है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कार्यक्रम होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण जो होता है, अब ये बंटन ने कहा कि अधिगम को प्रभावित, प्रेरित करने वाला एक कार्य होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आपको अच्छा लग रहा है, यार ये टीचर कितना अच्छा बोल रहे हैं, बाहर सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वो मैम कितना अच्छा पढ़ाते, तो आप भी क्या हो रहे हो? प्रभावित हो रहे हो ना, शिक्षण से प्रभावित हो रहे हो। ये बोलना, जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कितना प्रभावित होता है, तो ये कहलाएगा अधिगम को प्रभावित करने के लिए जो कारक। तो ये बंटन ने उनकी परिभाषा दी गई। उसके बाद में हमने कहा कि शिक्षण के कुछ कार्य होते हैं, है ना, कुछ चरण होते हैं शिक्षण करने के लिए। तो शिक्षण के कुल 4 चरण बताए गए। सबसे पहले जो हो जाएगा नियोजन, उसके बाद कहलाएगा निर्देशन, फिर कहलाएगा मापन और कहलाता है मूल्यांकन। तो ये हो जाएगा शिक्षण के कुछ चरण। इसी क्रम में इसे हम कहते हैं शिक्षण के कुल चरण। इसे हम कहेंगे नियोजन, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। नियोजन, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। तो सबसे पहले शिक्षण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? नियोजन। नियोजन का मतलब सामान्य भाषा में इसे हम कहते हैं किसी प्रकार की कोई योजना बनाना, कोई प्लानिंग करना, कोई कार्य करना। तो ये कहना, आप कल बाहर जाओगे, आप कोई पढ़ाई करोगे, आपके एग्जाम होता है, तो आप क्या करते हो? पहले से किसी प्रकार की कोई प्लानिंग करते हो, कोई योजना बनाते हो, वो कहलाता है आपका नियोजन। तो पढ़ाने से पहले ठीक शिक्षक भी क्या करता है? कोई योजना बनाता है, कोई प्लानिंग बनाता है ना, कोई कार्य कर लेता है कि भाई ऐसे पढ़ाना है, इतने समय मुझे पूरा करना है, इतने बच्चों को इस तरह से समझाना है, तो वो आपका कहलाएगा नियोजन। ठीक है। इसी क्रम में आगे जो होता है निर्देशन। उसके बाद में शिक्षक क्या करता है? आपको कक्षा के अंदर निर्देशन देता है, इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ाना है, या इस तरह से देखना है, इस तरह से चीजों को ग्रहण करना है, आप यहाँ बैठिए, आपको निरंतर आना है, कैसे समझाता है, वो सभी कार्य आपको शिक्षक के द्वारा किया। तो नियोजन, फिर निर्देशन, और तीसरा होगा मापन, कि एक बालक ने आप किस प्रकार उस कक्षा के अंदर सीखा, कितना ग्रहण किया, कितना आपने अचीव किया, तो वो आपका उसका मापन।
और बाद में वर्ष भर के बाद में जब आपके हाफ ईयरली एनुअल के एग्जाम के द्वारा हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम के माध्यम से आपका क्या प्रतिशत देता है, आपने कितना सीखा, आपका क्या परिणाम रहा, वो आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। उसे आप क्या कहते हो, मूल्यांकन कहते हैं। तो एक शिक्षण के 4 चरण हो जाएगा, नियोजन, निदेशन, मापन और मूल्यांकन। नियोजन, निदेशन, मापन और मूल्यांकन, तो इसके 4 चरण होते हैं इसी माध्यम से। तो आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नियोजन का चरण नहीं है, तो आपको अगर याद होगा तो आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं कि शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। एक शिक्षण अधिगम में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1 पे कहा हमने वही नियोजन का प्रकार होना चाहिए, नियोजन का होना चाहिए शिक्षण के अंदर। नंबर 2 पे कहा निदेशन का प्रकार होना चाहिए। नंबर 3 पे कहा अंतःक्रिया होनी चाहिए, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। वो कैसे बता रहा है, कैसे समझा रहा है ना, समझाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया है, किन किन माध्यमों का प्रयोग किया, तो उसके बीचों में, दोनों के बीचों में अंतःक्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। उसी क्रम में हम देखेंगे कि एक शिक्षण के माध्यम हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। एक शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो भी प्रकरण वो पढ़ा रहे हैं या जो भी चीजें वो समझा रहे हैं तो वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जैसे मैं महाराणा प्रताप पढ़ा रहा हूँ या राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं राजस्थान के जितने भी आंदोलन हुए हैं या स्वतंत्रता से पहले राजस्थान किस प्रकार का स्वरूप रहा, उसके बारे में जानकारी बच्चों को देना। तो एक शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद छात्र व शिक्षक में अंदर मधुर संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्र और बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। जो बता रहा हूं मैं आपको, स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक है, वही अगला, एक शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, शिक्षण हमेशा सरल से जटिल क्यों होना चाहिए ना। पहले सरल बातों को पहले बताया जाए, उनके शब्दों का अर्थ बताया जाए, व्याकरण के माध्यम से प्रयोग किया जाए, कोई विधि का प्रयोग करके उस टॉपिक को सरल किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, संश्लेषण किया जाए। ठीक है, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक प्रक्रिया हो, यानी जो भी कक्षा में बालक सीख रहा है उसके बाद में समाज के उसके अंदर क्या क्या बदलाव होंगे, समाज में अनुकूल क्या बदलाव करेगा, अपने घर परिवार है ना, अपने देश के अंदर जो परिवार के अंदर, समाज के अंदर क्या क्या वो बदलाव लाएगा, तो वो कहलाएगा सामाजिक प्रक्रिया शिक्षण के दौरान। अंत में हो जाएगा कलात्मक रूप। एक शिक्षक हमेशा कलात्मक रूपों से भरा हुआ होता है, बोलने में, लिखने में, निर्देशन के अंदर, मापन मूल्यांकन के तौर पर। ठीक है, और लास्ट एक शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि बालक को प्रगतिशील करे। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके फायदे के लिए पढ़ाओ, कल आप यहाँ से पास होके जाओ, आप प्रगतिशील हो, है ना। आज आप STC एग्जाम क्लियर करो, कल आप रीट का एग्जाम क्लियर करोगे, परसों आप फर्स्ट ग्रेड करोगे, आगे आप RS का करोगे, जो भी आप एग्जाम आगे पढ़ते जाओगे तो वो आपके हमेशा काम में लगे। ऐसा नहीं टॉपिक आप यहीं पढ़े हो। तो शिक्षण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वह हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया कि शिक्षण के कुल 4 होते हैं। एक शिक्षण के कुल 4 होते हैं, तो शिक्षण के कुल 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और तीसरा हो जाएगा अपना मध्यस्थ चर। शिक्षण के कुल 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो स्वतंत्र चर में हो जाएगा शिक्षक, आश्रित चर में हो जाएगा विद्यार्थी और मध्यस्थ चर में हो जाएगा पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। स्वतंत्र चर में एक कक्षा में शिक्षक होता है, वो कक्षा में बच्चों को जाके देखता है, पढ़ाता है, समझाता है, वो कक्षा में चारों तरफ घूम फिर सकता है, तो वो टीचर क्या होता है हमेशा स्वतंत्र चर के अंदर। आश्रित चर में हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को बताना है ना, विद्यार्थी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा है ना टीचर को, तो वो जाएगा आश्रित पर डिपेंड होता है विद्यार्थी, टीचर पे क्या हो जाएगा डिपेंडेंट। और मध्यस्थ चर हो जाएगा पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, कि किस प्रकार से बच्चा और शिक्षण के बीच में, शिक्षक के बीच में पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट है शिक्षण चर के कार्य, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन, तो ये शिक्षण के कोई चरण के कोई कार्य हो गए, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। तो मैंने कहा सबसे पहले शिक्षण के चरण में निदानात्मक, वे एक शिक्षण के द्वारा या एक टीचर के द्वारा किसी बालक के उसके कारणों को, यानी किसी समस्या के कारणों का जब वो पता लगाता है तो वो कहलाता है निदानात्मक। एक बालक के त्रुटियां, कोई कमजोरियां या किसी प्रकार के कोई कारणों का जब पता लगाया जाता है तो वो कहलाता है आपका निदानात्मक। उसी कारणों का पता लगाकर उसमें समाधान किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है तो वो कहलाता है आपका उपचारात्मक। और मूल्यांकन के तौर पर बालक की जो वर्ष भर जो गतिविधि रही उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो ये कहलाएगा आपका शिक्षण के चर के कार्य। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक जो क्लियर हुआ, जिसे हम कहते हैं शिक्षण अधिगम। कल हम शिक्षण अधिगम के जो कार्य होते हैं है ना,
शिक्षण अधिगम के जो कार्य होते, जो सूत्र होते, उसके बारे में विद्यार्थी हो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, ताली बजाओ। थैंक यू। आया समझ में? तो कल अपना ये पूरा टॉपिक समाप्त है। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत आपको। तो कल अच्छे से सिलेबस पे आपको बता दिया है पूरा। ये कल 9 to आपके जो कक्षा रहेगी 9